जय हिंद। 750 टॉप लेवल के क्वेश्चंस की एक ऐसी वीडियो का आगाज हो चुका है जो आपके पेपर को साथियों पूरी तरीके से फिनिश करेगी। एनटीपीसी एग्जाम आपके 5 जून वाले पेपर को साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के एग्जाम में स्पेशली एनटीपीसी के एग्जाम में विज्ञान का अपना एक बहुत बड़ा साथियों अहम रोल होता है। तो इस विज्ञान में साथियों 3 प्रकार के विषय हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। यहां से तकरीबन साथियों आपसे 10 से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 150 ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपके 10 के 10 साथियों सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे। तो साथियों इस वीडियो को आपने अगर एंट्री कर दी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं कहूंगा इन सभी 150 के 150 टॉप लेवल के क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, रट लीजिए। आपको एग्जाम में साथियों बहुत फायदा इसको देखने को मिलेगा और ये क्लास एक सुपर फास्ट क्लास होगी, यानी कि बहुत तेजी के साथ साथियों प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो उसको तैयार कीजिए और आता है तो अच्छी बात है, उसका आपको रिवीजन हो जाएगा। पहला सवाल है करके सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 7.4 होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके जीव विज्ञान के जनक कौन थे, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी साथियों किसे जाना जाता है, तो अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, चिकित्सा शास्त्र के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस इनका नाम है और हिप्पोक्रेटस को ही साथियों चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला देखिए करके बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है, यानी कि अगर बात करें बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई ना ये किस भाषा से हुई है, तो मैं कहूंगा ग्रीक से हुई है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में तो साथियों शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों फूलों, देखिए फा से फूलों और फा से फ्लोरिकल्चर, यानी कि फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी कहा जाता है साथियों पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। अगला सवाल देखिए साथियों स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर बीजों का अध्ययन किया जाता है। बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो साथियों इसके अंतर्गत पता किसका अध्ययन किया जाता है, देखिए यहां पर शब्द आ रहा है ग्रास। ग्रास का मतलब क्या होता है, घास होता है, यानी कि घासों के अध्ययन को साथियों एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह के पीडोलॉजी में साथियों किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में साथियों भूमि का अध्ययन किया जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फलों के अध्ययन को साथियों पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या? पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। शहद का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा, ये डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है, तो फ्रैक्टोज आप लोग याद रखेंगे, शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किस चीज से मिलती है, साथियों कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। राइट आंसर आपका आगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके एथलीट्स को इनमें से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, यानी कि अगर तुरंत हमें ऊर्जा चाहिए होती है या एथलीट्स को चाहिए होती है तो वो किससे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, या आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो प्रोटीन बनाने के लिए साथियों 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो देखिए मांस में तो प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन होता है, दाल में भी प्रोटीन होता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं होता है साथियों, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो अभी ऊपर आप लोगों ने देखा था। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, साथियों मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं एनटीपीसी अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं जो आपका 5 जून से आरंभ है, तो अगर आप इन 3 पीडीएफ को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर क्रैक ना होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तीनों पीडीएफ अगर आप साथियों पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका बड़े ही आराम से क्रैक हो जाएगा। पहली पीडीएफ में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे और ये हल सहित होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका सॉल्यूशन होगा। जीके का क्वेश्चन है तो उसका जवाब उसके नीचे ही होगा। उसके अलावा दूसरी पीडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर और सॉल्यूशन
सॉल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। आखिर मैंने ये दूसरे नंबर की पीडीएफ क्यों तैयार करवाई है? देखिए, अगर मान लीजिए कोई एसएससी का एग्जाम है, तो जब एसएससी का कोई पेपर होता है तो एग्जामिनर एसएससी के पिछले पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। उसके अलावा मान लीजिए कोई रेलवे का पेपर होता है, जैसे कि एनटीपीसी का आपका पेपर है, तो एनटीपीसी का पेपर है, एनटीपीसी के जो पिछले सालों के पेपर हैं वहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस उठाएगा और डिक्टो रत्ती भर का चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही साथियों सैकड़ों हजारों सवाल बना चुका है नए नए, तो अब वो क्यों नए सवाल बनाएगा। तो तकरीबन साथियों 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर आप अगर तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन की गारंटी है। और आपके जीके जीएस के 40 सवाल आ रहे हैं, आप सभी को पता है साथियों, जिसमें से करंट अफेयर के आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? तकरीबन 8 से 10 सवाल आएंगे। तो मैंने एक 1000 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ तैयार करवाई है करंट अफेयर की। इनको अगर आप देख लेते तो ये 8 से 10 सवाल तो आपके इसमें से साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ जाओगे, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे, है ना। तो इस पीडीएफ को साथियों ले लीजिएगा, सिर्फ 45 रुपीज की, बहुत अधिक नहीं रखा है। चलिए अब इस सवाल की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, मैं कहूंगा सोयाबीन में होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है साथियों फंक, और इन्होंने ही विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। रक्षात्मक पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन को क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि इनमें से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो गाजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या गाजर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो विटामिन ए की अगर बात करें साथियों ये कहां भंडारित होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये यकृत में भंडारित होता है, यानी कि लीवर में साथियों भंडारित होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो अगर विटामिन ए बॉडी में नहीं पहुंचेगा तो रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, मैं कहूंगा आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि मानव शरीर में रक्त का थक्का कौन से विटामिन की कमी से साथियों बनता है, तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो साथियों विटामिन के आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो दांतों में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज, तो मैं कहूंगा कैल्शियम आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कमी से एनीमिया, यानी कि किसकी कमी से साथियों एनीमिया नामक रोग हो जाता है, साथियों फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो आयरन की कमी से, लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला देखिए टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो साथियों टाइफाइड नामक रोग है ये आंतों को प्रभावित करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हैजा का क्या कारण होता है, यानी कि हैजा किसकी वजह से होता है, तो हैजा की अगर बात करें तो ये साथियों जीवाणु की वजह से होता है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगला देखिए कह के खसरा रोग का कारक क्या है, यानी कि खसरा किसकी वजह से होता है, तो ये वायरस की वजह से होता है, यानी कि विषाणु की वजह से होता है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि कैंसर के उपचार से में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, मुझे बताइए। साथियों देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट मैं आपसे यही करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो और तेजी के साथ और मोटिवेशन के साथ साथियों बनाने के लिए तैयार करता है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक लाइक से क्या होता है, पता चल जाता है कि भाई इतने लोगों में से इतने लोगों ने प्यार दिया है, इतने लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो इसलिए लाइक वाला बटन साथियों आप लोग दबा दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एनटीपीसी की साथियों आपकी कंप्लीट तैयारी चल रही है, जब तक आपका एग्जाम है तब तक साथियों मैं कहूंगा हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में इन क्वेश्चंस में से अगर आप देख लेते तो मेरा मानना है पेपर आपका साथियों यही से फंसेगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सालों का पिछले सालों का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को साथियों एनटीपीसी के एग्जाम में दिखाना है। अगला देखिए कह रहे कि ब्लड बैंक को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है साथियों, इसको ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कह रहे कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नाम का रोग हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों पैनक्रियाज यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, न्यूमोनिया रोग
मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों ये किसको प्रभावित करता है? आंतों को, अस्थि को, यकृत को, ये फेफ क्या है साथियों? फेफड़ों यहां पर लिखा होना चाहिए था। तो कुल मिला के आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, यहां पर अगर बात करें ये पैनक्रियाज, तो एक तरीके से अगर बात करें पैनक्रियाज यहां पर लिखा होता तो उसको सही मान लेते, या अग्न्याशय यहां पर सही होता तो उसको भी सही मान लेते। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रही कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो मैं कहूंगा यकृत के संक्रमण के कारण ही साथियों पीलिया नामक रोग होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे शरीर के अंदर लौह कमी से, यानी कि किसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? तो मैं कह सकता हूं साथियों रक्तहीनता, यानी कि शरीर के अंदर अगर लौह की कमी है, आयरन की कमी है, तो साथियों उससे उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? रक्तहीनता है उस रोग का नाम। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि साइन क्या सनसाइन विटामिन है? तो सनसाइन विटामिन की अगर बात करें विटामिन डी है। विटामिन डी से साथियों क्या एक तरीके से हमें जो प्राप्त होता है वो सनशाइन से प्राप्त होता है, सूरज की किरणों से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों हेपेटाइटिस फैलता है, लेकिन हेपेटाइटिस के अलावा साथियों टाइफाइड नहीं फैलता है, क्योंकि ये तो साथियों जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु से फैलता है, ये रक्तदान से थोड़ी ना फैलता है। वो उसके अलावा मलेरिया भी फैल सकता है, HIV भी फैल सकता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि मिनी माता रोग का कारण है, यानी कि मिनी माता रोग की अगर बात करें तो ये इसका कारण आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे पारा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मीना माता रोग पारे के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा नाम का रोग हो जाता है? तो घेंगे की अगर बात करें साथियों ये किसकी कमी से होता है, ये आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो आयोडीन की कमी से घेंगा नाम का साथियों रोग हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो किसकी कमी से रिकेट्स होता है? मैं कहूंगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला सवाल है, कह रहे कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? यानी कि दूध में साथियों प्रोटीन जो पाया जाता है वो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग तो साथियों विटामिन सी की कमी से होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो जो साथियों चेचक होता है ना, तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण साथियों आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें रातों में दिखने में दिक्कत हो जाती है, ये विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है। करके मानव गुर्दे में पत्थरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए करके सरल गलगंड यानी कि घेंगा जिसको कहा जाता है, किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो ये साथियों कहां पर असर डालती है? ये थायराइड ग्रंथि पर असर डालती है। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। कह रहे काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ ये किसे कहा जाता है? तो साथियों प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। किसको? काली मौत के नाम से साथियों क्या प्लेग को कहा जाता है, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ। उसके बाद देखिए पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग साथियों यकृत नहीं होना चाहिए बल्कि ये यकृत होना चाहिए, यानी कि लीवर। तो लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है साथियों पीलिया नामक रोग। उसके बाद देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है, बताइए। तो ये तो साथियों अस्थि मज्जा में होता है। क्या मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है? ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मुझे बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका साथियों तंत्रिका कोशिका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग की अगर बात करें तो मुझे बता दीजिए किसकी एक तरीके से साथियों मौजूदगी के कारण होता है? ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही, बताइए। तो यूरोक्रोम आपका राइट आंसर होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, यूरोक्रोम हमारे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? अगर आपका जवाब यूरोक्रोम है यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो साथियों क्या बनता है? वहां पर एक फिर मिश्रण बन जाएगा।
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर आप किसी भी अनुपात में, कोई स्पेसिफिक अनुपात नहीं, किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो मिश्रण साथियों बन जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको साथियों क्या कहा जाता है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। साथियों देखिए तकरीबन आपके 50 सवाल यहां पर हो चुके हैं और अब साथियों हम लोग 50 प्लस 50 यानी कि लगभग 100 सवाल और देखेंगे। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 150 टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे पूरी विज्ञान के, जिसमें भौतिक विज्ञान, जिसमें रसायन विज्ञान, जिसमें जीव विज्ञान साथियों है। जीव विज्ञान को हम लोग देख चुके हैं, है ना, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान साथियों बाकी है, तो इनको भी आप लोग यहां पर देख लीजिए। चलिए तो कह रहे कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उनको तो साथियों उपधातु कहा जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यहां पर कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है, तो मैं कहूंगा लेड जो होती है, लेड ये विद्युत की ही कुचालक होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सा एक यौगिक है, तो साथियों अमोनिया जो है ना, अमोनिया एक यौगिक है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, मुझे बताइए। तो किस पदार्थ की बात चल रही है साथियों? पानी जो होता है वो ठोस में भी होता है, द्रव में भी और साथियों गैस में भी होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु साथियों एक मिश्रण है। कौन है? वायु एक मिश्रण है, ये आपको याद रखना है। कौन सा तत्व, क्या साथियों करके कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, तो साथियों वायु ना तो तत्व है ना यौगिक है, बल्कि क्या है, अभी मैंने आपको बताया था एक मिश्रण है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को साथियों प्लाज्मा कहा जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा इनमें से एक तत्व, इन चारों में से एक तत्व का नाम मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें हीरा जो है साथियों ये एक तत्व है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि इनमें से यौगिक कौन सा है, तो यौगिक की अगर बात करते हैं साथियों अमोनिया जो है ये एक यौगिक है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि शुद्ध तत्व मुझे बताइए, इन तीन में से कौन सा शुद्ध तत्व है। तो अगर बात साथियों यहां पर अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम क्या है, ये एक तत्व हो जाएगा और राइट आंसर साथियों आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किए, तो ये जॉन डाल्टन का काम था साथियों। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? जॉन डाल्टन के द्वारा ही प्रस्तावित किए गए थे। कह रहे कि कौन एक अस्थायी कण है, इन तीनों में से एक अस्थायी कण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो न्यूट्रॉन है साथियों ये एक अस्थायी कण होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण हैं साथियों, मुझे फटाफट आप लोग बता दीजिए। साथियों देखिए आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, आप एक बड़े अधिकारी बन सकते हो साथियों इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेगी। ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, रेलवे की अच्छी वैकेंसी में साथियों आई जाती है। यानी कि जब आप साथियों अलग अलग विभाग देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप जाना कभी नोटिफिकेशन देखना एनटीपीसी का, उसमें जब आप देखोगे साथियों कौन कौन से विभाग में आपको काम करना पड़ेगा तो आपका साथियों दिल एकदम खुश हो जाएगा, है ना। और आप चाहोगे कि भैया मुझसे अभी जितनी मेहनत ले लो, जितनी मेहनत ले लो, लेकिन मुझे एक वैकेंसी दे दो इस विभाग में, मैं इस विभाग में काम करना चाहता हूं, आप ये कहोगे तो साथियों आपका दिल तड़प उठेगा। कभी कभी यूट्यूब पे देख लिया करो कि जो जो विभाग होंगे ना उनमें जो अधिकारी बन के बैठे होते कैसे एक बड़े से काउंटर और एक चेयर पर कैसे लिखा पढ़ी का काम कर रहे होते हैं, देखोगे तो मोटिवेशन आ जाएगा अंदर से। अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, एक आपको बहुत अच्छी चीज देखकर मोटिवेशन मिलता है और एक बहुत बुरी चीज देखकर भी आपको मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि अगर कोई इंसान है, मान लीजिए वो हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन पास है और उसको बहुत मेहनत का काम करना पड़ रहा है अपनी रोजमर्रा के जीवन में पैसे कमाने के लिए, उसको सैलरी मिलती है, बहुत फील्ड वर्क उसको करना पड़ रहा है, तो वो एक चीज देख लेना, कहना कि भैया यही हाल मेरा हो जाएगा 1 साल के बाद, अगर मुझे वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं मिला तो यही हाल मेरा हो जाएगा, मुझे भी ऐसी गर्मियों में, मई जून की गर्मियों में लंबी लंबी फील्ड दे दी जाएगी। अरे भाई कुछ ना कुछ तो काम करोगे या किराने की दुकान लेकर बैठोगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये छोटे मोटे काम करना पड़ेंगे, लेकिन अगर मेहनत कर लोगे अभी, और अभी आपका फॉर्म भी पड़ा हुआ है, अभी आपके पास वक्त भी है पढ़ने का, आपको पढ़ाने के लिए मास्टर्स भी अवेलेबल हैं और बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ा रहे, लेकिन अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो ये समझ लीजिए वही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आप पढ़ लोगे, थोड़े से धैर्य के साथ किताबें चाट लोगे, है ना, वीडियोस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाते हैं उनको देख लोगे, पढ़ लोगे, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। यकीन मानिए आपकी पूरी पुश्त एक तरीके से क्या सेटल हो जाएगी, आपके बच्चे तक आराम से रहेंगे, आपकी वाइफ तक आराम से रहेगी, आपकी जो माँ बाप की जो जिंदगी है बाकी वो बहुत अच्छे से कटेगी।
कि आप चाहते हो कि अब आपके माँ बाप की जो जिंदगी बची वो दुख दर्द तकलीफ, गर्मी में बहुत दिक्कत आती है, ठंड में भी बहुत दिक्कत आती है, आप चाहते हो कि इन मौसम में उनको दिक्कत सहना पड़े? नहीं ना। तो मेहनत करो अभी, और मेहनत का फायदा आपको भी मिलेगा, आपके माँ बाप को मिलेगा, आपकी पत्नी को भी, आपके बच्चों को भी मिलेगा। तो साथियों मेहनत कर लीजिए, मैं फिर से आपसे यही कहूंगा। चलिए तो साथियों, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों। एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, कह के परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो कौन से मूल कण साथियों समान संख्या में होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आपका राइट आंसर साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे जे थॉमसन यहां पर होना चाहिए। थॉमसन साहब ने साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने साथियों प्रोटॉन की खोज की थी। और अगला देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन होना चाहिए, पॉजिदान क्यों टाइप कर दिया भाई साहब? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एंडरसन साहब ने साथियों पॉजिट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद देखिए परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने भी साथियों परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि एक भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, तो वो कौन से साथियों मुझे बताइए। तो उनका नाम साथियों बोस है एक तरीके से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चलिए कह रहे कि किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है साथियों। हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कह रहे कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों ब्रोगली होना चाहिए। ब्रोगली कहां पर लिखा हुआ है? ब्रोगली तो साथियों कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ब्रोगली यानी कि डी ब्रोगली इनका नाम है, और इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज इन्होंने ही की थी। उसके बाद देखिए तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों परमाणु कहा जाता है, तत्व के सबसे छोटे भाग को। उसके बाद देखिए साथियों आपके सामने है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो ये द्रव्यमान संख्या लिखा है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का? तो मैं कहूंगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही साथियों योग है द्रव्यमान संख्या। उसके बाद देखिए करके किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं साथियों? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल परमाणु संख्या पर ही निर्भर करते हैं। अगला सवाल देखिए करके इनमें से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? तो साथियों परमाणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन फोटोन नहीं है। अब फोटोन नहीं है साथियों, तो ये क्या होगा? ये हमारा और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा साथियों? हेनरी बेवेरल के द्वारा की गई थी। बिल्कुल हेनरी बेकवरल के द्वारा ही रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए रेडियो सक्रियता किसका गुण है साथियों बताइए? तो ये नाभिक का गुण है। क्या रेडियो सक्रियता किसका गुण है साथियों? नाभिक का गुण है। और अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कहूंगा रदरफोर्ड के द्वारा ही अल्फा और बीटा किरणों की खोज की गई थी। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि अल्फा किरणें हैं, तो साथियों अल्फा किरणें He++ आयन है, ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। किरणों में उपस्थित आवेश 2 इकाई धनावेश होते हैं। इकाई ऋणावेश धनावेश मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, किरणों में उपस्थित आवेश जो है वो 2 इकाई धनावेश होते हैं। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किरणें बनी होती हैं, तो किरणों की अगर बात करें ये साथियों ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं किरणें। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का समरूप है, तो इलेक्ट्रॉन का समरूप साथियों बीटा कण है। क्या इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है? बीटा कण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि गामा किरणें, यहां पर साथियों गामा किरणें लिखा है, ये गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो गामा किरणों की अगर बात करते हैं साथियों ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की बनी होती है। क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों की ही गामा किरणें बनी होती हैं। कह रहे कि किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? बहुत बड़ा सवाल मैंने देखा है आपके एग्जाम में आया है। तो किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? मैं कहूंगा गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक मानी जाती है। अगला देखिए कह रहे कि किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता अलग है, आयनन क्षमता अलग है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बीटा किरणों की साथियों आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है और वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरणों की होती है ना। चलिए कहा आपसे जा रहा है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो मैं कहूंगा पोलोनियम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि इनमें से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो यूरेनियम है, थोरियम है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है। अब एल्यूमिनियम नहीं है तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा किसका निर्धारण होता है साथियों, जीवाश्म का निर्धारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, मुझे बता दीजिए। तो परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साथियों, ऑटो हॉर्न के द्वारा ही परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल है कह रहे कि अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए साथियों लिटमस पत्र का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, नीले पत्र को लाल कर देता है। क्या नीले पत्र को लाल कर देता है, मैं कहूंगा अम्ल नीले पत्र को लाल कर देता है। उसके बाद देखिए लाल पत्र को नीला कर देता है, तो मैं कहूंगा भस्म जो है ना ये लाल पत्र को नीला कर देता है। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। पेपर आपका यहीं से तकरीबन आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर यहां से आएगा, मैं ये कहूंगा हाँ पेपर में जो आएगा वो ये चीजें होंगी, है ना। तो जल में घुलनशील भस्म साथियों इसको क्या कहा जाता है, इसको साथियों क्षार कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और उसके बाद देखिए कह रहे कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं। यह भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है साथियों, मुझे बताइए। तो भस्मों का स्वाद खारा होता है। कैसा होता है साथियों, खारा होता है। उसके बाद देखिए अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान साथियों 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। और क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है साथियों, क्षार घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद देखिए उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। तो यहां पर अगर बात करें कितना होता है, मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे उदासीन घोल का पीएच मान साथियों कितना होता है, 7 होता है। यहां पर पूरा 7 आना चाहिए, न ज्यादा न कम साथियों। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, करके सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकलती है। तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है। तो क्षार घोल का साथियों पीएच मान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो क्षार घोल का पीएच मान साथियों 7 से अधिक होता है। कितना साथियों, 7 से अधिक होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों ये तो क्वेश्चंस रिपीट होने लगे हैं ना। ये देखिए ये भी करा दिया मैंने, ये भी करा दिया, लेकिन नंबरिंग चेंज है, ये भी करा दिया, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं साथियों। है तो मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कि यहाँ पर जो सवाल हैं वो आपके रिपीट होने लगे हैं। तो मेरा मानना था साथियों कि 150 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन यहाँ पर 100 क्वेश्चंस के बाद जो 50 क्वेश्चन है वो रिपीट वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके लिए रिवीजन वाले क्वेश्चंस है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो मैं अगली किसी क्लास में 50 क्वेश्चन जो आपके रह गए ना वो साथियों करवा दूंगा। चलिए तो साथियों कुल मिला के ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार मुझे जरूर